नमस्कार, महानगरों की बड़ी खबरों में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी खबर। जी हाँ, देश में टाइगर ज्यादा है और यही अच्छी खबर। देश में बाघों की संख्या के लिए सरकार ने आज 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुशखबरी दी और वो खुशखबरी ये है कि देश में बाघों की संख्या लक्ष्य से पहले ही दोगुनी हो गई है। जी हाँ, डबल हो गई है बाघों की संख्या। देश में बाघों की संख्या 2927 पहुंच गई है और भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एक मामले में दर्ज हुआ है। तय लक्ष्य से 4 साल पहले दोगुनी हुई है बाघों की यह संख्या। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में सबसे ज्यादा बाघ 3 राज्यों में ही 1492 यानी करीब 1500 आप कह सकते हैं बाघ पाए गए हैं 2018 की गिनती के हिसाब से। बाघों की संख्या की गिनती के लिए 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे हुआ और इस सबसे बड़े सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। यानी आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने आपसे कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिहाज से हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में भी, संदर्भ में भी एक अच्छी खबर। देश में बाघों की संख्या को लेकर देश को आज एक अच्छी खबर मिली। खबर ये कि तय लक्ष्य से 4 साल पहले ही देश में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य भारत ने 2022 तक तय किया था, लेकिन 2018 में ही देश में बाघों की संख्या डबल हो गई है। टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। टाइगर के लिए उपयुक्त माहौल से लेकर इंसानी आबादी के साथ संतुलन बिठाने का एक बहुत मुश्किल काम सामने था। लेकिन जिस प्रकार संवेदनशीलता के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया, वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। केंद्रीय पर्यावरण और वन संरक्षण मंत्री ने देश को जानकारी दी है कि बाघों की संख्या को लेकर देश भर में 2018-19 में सर्वे हुआ था। बाघों की संख्या के लिए किए गए सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई है। बाघों की संख्या के लिए कैमरा ट्रैप लगाए गए थे। देश के 20 राज्यों की 141 जगहों पर 26,838 कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों के जरिए बाघों की 76,651 तस्वीरें खींची गई। इसके बाद स्ट्रिप पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से अलग अलग बाघों की पहचान की गई थी। इन तस्वीरों और तकनीक के आधार पर सरकार ने दावा किया है कि 2014 में 2,226 बाघों के मुकाबले 2018 में बाघों की संख्या बढ़कर 2,927 हो गई है। बाघों की संख्या की गिनती करने में सबसे ज्यादा कैमरे लगाए, तो ये काम दुनिया में किसी भी देश ने इतने कैमरे ट्रैप्स नहीं लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रकृति का संरक्षण जिस तरह से कर रहा है, इसमें आज एक और मान्यता मिल गई है, इसकी हमें खुशी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। इस वक्त दुनिया भर में जितने भी बाघ हैं, उनका 70% अकेले हिंदुस्तान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अच्छी खबर के बाद अब महानगरों की खबरों में वक्त हो गया है देश में कोरोना संकट से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाने का। तो देश में कोरोना संक्रमण के हालात पर पहले ये बड़ी खबर आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री की इस बैठक की तस्वीरें हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पब्लिक प्लेसेस पर यानी सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई और साथ ही सामाजिक दूरी के पालन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महामारी के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और संक्रमण के प्रकोप की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में महामारी पर नियंत्रण में केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन के सामूहिक प्रयासों की तारीफ की और पूरे एनसीआर क्षेत्र में महामारी पर काबू पाने में अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसे ही प्रयास करने का निर्देश दिया।
चलिए अब आपको देश में कोरोना का हाल हम जल्दी से बता देते हैं। देश में कोरोना के कुल मामलों की बात यहां पर की जाए तो 8,20,916 मामले ये हो चुके हैं। अब ठीक हुए मरीजों की बात कर लेते हैं। इन 8,20,916 में से तो उनका नंबर 5 लाख से ज्यादा है, तो 5,15,385 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब बात करते हैं मरने वालों के आंकड़े की, तो 22,123 लोगों की इसमें मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा अब आपके सामने लेकर आते हैं, तो 24 घंटों में 519 मौत हुई हैं और 24 घंटों में ही 27,114 नए मामले आए हैं। ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला ये नंबर, और बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि क्या आप एहतियात बरत रहे हैं। अगर आप पूरे तरीके से सावधानी बरतेंगे तो इस संक्रमण की चपेट में नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर सावधानी ही बचाओ, एहतियात बरतिए आप। और अब आपको दिल्ली की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्रों के लिहाज से एक बड़ी खबर हम देने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने दरअसल विश्वविद्यालयों की फाइनल परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज इसका ऐलान किया। कोरोना महामारी के कारण दिल्ली सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली प्रौद्योगिकी संस्थान समेत दूसरे संस्थानों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं नहीं होंगी। छात्रों को डिग्री उनके पिछले वर्ष के नंबरों के आधार पर मिलेगी, यानी पिछले साल आपकी जो परफॉर्मेंस रही उसके आधार पर आपको डिग्री मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अंदर आने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय और दूसरे संस्थानों की परीक्षाएं भी रद्द करने की मांग प्रधानमंत्री मोदी से की है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि बिना रिटन एग्ज़ाम कराए पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट्स जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। तो ये बात आप समझिए कि दिल्ली सरकार को परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लेना क्यों पड़ा। उन्हें इसलिए लेना पड़ा ये फैसला क्योंकि दिल्ली में कोरोना के नए मामले अब भी 2000 के ऊपर आ रहे हैं। मैं प्रतिदिन की ये बात कर रही हूँ आपसे। जल्दी से कुछ डेटा आपको दिखा देते हैं। कुल मामले 1,09,140 हैं। इनमें ठीक हुए लोगों की बात अगर की जाए तो 84,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, 84,694। वहीं दिल्ली में मरने वालों के आंकड़े की बात करें तो 3,000 से ज़्यादा 3,300 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 2,089 मामले आए हैं। 24 घंटों में 42 मौत हुई हैं। और दिल्ली से अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा सूबा। तो आपको बता देते हैं 55 घंटे का लॉकडाउन इस वक्त जारी है। राज्य के अलग अलग जिलों में लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। सड़कों पर लोग कम निकले हैं। जरूरी सामानों से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए ही लोगों को सड़क पर निकलने की इजाजत है। अलग अलग शहरों में दुकानें बंद हैं। जगह जगह पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केसेस की बात करें तो 32,000 के पार पहुंच चुके हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने राज्य में सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू कर रखा है। और आपको यहां पर एक अपडेट दे देते हैं। गुवाहाटी में भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 19 तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में 55 घंटों का लॉकडाउन, तो दूसरी तरफ बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं आसाम से। गुवाहाटी में 19 जुलाई तक को लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ा है, उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कल देर रात 10 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। ये लॉकडाउन 13 तारीख की शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने ये बंदिशें लागू की हैं। फिलहाल लॉकडाउन होने के बाद राजधानी लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। केवल जो जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहन हैं उन्हीं को ही परमिशन दी गई है। फिलहाल चारों तरफ वही लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं या
कहीं रास्ते में ट्रेवल कर रहे थे। चूंकि इसके लिए भी यूपी सरकार ने साफ तौर से गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो भी व्यक्ति ट्रेवल कर रहा था वो अपने पास टिकट रखे, तभी वो सड़कों पर अगर क्रॉस कर रहा होगा तभी पुलिसकर्मी उसको टिकट देकर उसको जाने देंगे। ऐसे में फिलहाल राजधानी लखनऊ का ये पॉलिटेक्निक चौराहा है जो हमेशा वेस्ट चौराहे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन लॉकडाउन की तमाम बंदिशों के बाद अब फिलहाल यहाँ पर भी इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने 13 तारीख की शाम 5 बजे तक लॉकडाउन रखने का फैसला किया है, जिसको लेकर फिलहाल असर जो है वो राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन का दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन देशराज साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 55 घंटों का ये लॉकडाउन, अगर जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि पूरी कोशिश इस लॉकडाउन के माध्यम से है कोरोना संक्रमण को आगे फैलने से रोकने की। अभी हम आगे बढ़ेंगे और महानगरों में अब आपको खबरें दिखाएंगे मुंबई की। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आप जानते ही हैं, जी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है। अब सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग लगातार आपने देखा है उठ रही है। इस बार मांग उठी है बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा। खुदकुशी क्यों की, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। अब बीजेपी सांसद और देश के बड़े वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की आवाज उठाई है। शिवसेना भी इसका विरोधी नहीं है कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए और उनके ऊपर जो बोझा है वो भी हट जाएगी यदि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी की। तो सवाल इतना ही है कि ये संदेह जो है और उनके जो परिवार है, यानी माँ बाप, ये सब, उनको भी तसल्ली संतोष नहीं है कि ये सुसाइड हो सकती है। और जो तथ्य आए हैं बाहर, उससे तो लगता है कि कुछ दाल में काला है। सीबीआई जांच होगी या नहीं ये महाराष्ट्र सरकार को तय करना है, लेकिन मुंबई पुलिस इस केस की हर जांच हर एंगल से कर रही है। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस ने सलमान खान की पूर्व मैनेजर रेशमा शेट्टी से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक रेशमा शेट्टी से पुलिस ने 5 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस रेशमा से यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं सुशांत को लेकर बॉलीवुड में किसी तरह की घेराबंदी तो नहीं की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक रेशमा ने पुलिस को बताया कि आज तक वो सिर्फ 2 बार ही सुशांत से मिली थी। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस अब तक 35 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस इस बात का पता नहीं लगा सकी है कि आखिरकार सुशांत के खुदकुशी करने के पीछे वजह क्या थी। मुंबई से नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में शायद ये पहला मौका होगा कि ठाकरे परिवार को छोड़कर महाराष्ट्र के बड़े नेता का इंटरव्यू छापा गया है। इस इंटरव्यू में शरद पवार ये कह रहे हैं कि दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती थी। जी हां, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती थी और इसके साथ ही सरकार के हेडमास्टर होने पर सफाई देते हुए उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है और इसका रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं। शरद पवार से पहले इस सीट पर बैठने का सौभाग्य ठाकरे परिवार को छोड़कर शायद ही किसी नेता को मिला। सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में शरद पवार के निशाने पर थी बीजेपी। शरद पवार ने बाला साहिब का नाम लेकर कहा कि बीजेपी से उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। शरद पवार ने कहा, मैं जिस बाला साहिब ठाकरे को जानता था, उनकी विचारधारा और उनके काम करने का तरीका वो बीजेपी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उद्धव सरकार का रिमोट कंट्रोल होने के सवाल पर शरद पवार ने कहा, मैं ना ही सरकार का प्रिंसिपल हूं और ना ही रिमोट कंट्रोल। हमारी सरकार लोकतंत्र की सरकार है और यह सरकार रिमोट कंट्रोल पर कभी नहीं चल सकती। आपलं ही लोकशाहीतलं सरकार आहे आणि लोकशाहीतलं सरकार रिमोट कंट्रोल कधी चालू शकत। लेकिन सरकारी कामकाज में सीधे तौर पर शरद पवार के दखल से उनकी सफाई गले के नीचे नहीं उतरती। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले हो, अघाड़ी सरकार में अनबन की स्थिति हो
मुंबई में डीसीपी के ट्रांसफर का मामला हो या फिर कांग्रेस पार्टी की नाराजगी हो, इन सभी मसलों पर हर बार शरद पवार की बातों को ही तवज्जो दी गई है। शरद पवार के इंटरव्यू पर बीजेपी कटाक्ष करने से नहीं चूकी। जिन शरद पवार के बारे में श्रीमान बाला साहब ठाकरे कहते थे कि शरद पवार जो कहते हैं उस बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो शरद पवार के लिए मैदे की बोरे शब्द का प्रयोग करते थे, आज वो मैदे की बोरी शिवसेना प्रमुख की विचारधारा अच्छी थी कि बुरी थी, ये भी प्रमाण पत्र देने का दायित्व दैनिक सामना की संपादिका श्रीमती रश्मि ठाकरे ने शरद पवार को सौंप दिया है।